हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वो टाइम है जिस समय आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन रखना है, अच्छे से और लगातार पढ़ाई करनी है। तो प्लीज़ लगातार पढ़ाई करिएगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इस चैप्टर के सारे टॉपिक ही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ये टॉपिक है विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारे पास में आज? विभेदन क्षमता है। विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर। अब किसकी विभेदन क्षमता और विभेदन होता क्या है, ये हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले अपन ये समझते हैं कि विभेदन क्या होता है। विभेदन मतलब भेद करने की क्षमता, अलग अलग पहचानने की क्षमता, पृथक पृथक करने की क्षमता, है ना। अगर हम किसी चीज को अलग अलग देख पा रहे हैं, इसका मतलब हम उन्हें विभेदित कर पा रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि ये एक नहीं दो चीजें हैं, या दो नहीं ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, दैट इज विभेदन क्षमता, है ना। पता तो चले कौन सी चीज क्या है, वही तो विभेदन हुआ बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग पे हमेशा रखिए। एक सिंपल से हिंदी की परिभाषा ही तो है कि कोई भी दो चीजें हैं या ज्यादा चीजें हैं, उनको अलग अलग देख पाने की क्षमता ही क्या कहलाती है बच्चों? विभेदन क्षमता कहलाती है। हम किसकी विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रकाशिक उपकरणों की विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, प्रकाशिक उपकरण में हमने क्या पढ़ा था? सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, दूरदर्शी पढ़ा था। तो हम इनकी विभेदन क्षमता को डिस्कस करने वाले हैं। और इनसे पहले हमने आंख पढ़ी थी, ह्यूमन आई पढ़ी थी। तो हम ह्यूमन आई मतलब हमारी आंख की भी विभेदन क्षमता के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या चीज अच्छी है, कैसी आंख अच्छी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो काम बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए, अब विभेदन क्षमता को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक आध चीजें बता देता हूँ। विभेदन क्षमता से पहले हमें एक रेले का नियम पढ़ना पड़ेगा। रेले ने बताया था कि विभेदन क्षमता को कैसे देखा जाए। तो विभेदन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, कि कोई भी दो चीजें हैं, उन दो चीजों के दो प्रतिबिंब बने। ठीक है, मतलब दो चीजें तो उन्हें अलग अलग देख पाना, अलग अलग देख पाना मतलब उनके दो अलग अलग प्रतिबिंब बनना। ठीक है, यही क्या है? विभेदन क्षमता है। अगर दो चीजें हैं और उनका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब चीजें दो हैं और हम उन्हें सिर्फ एक ही देख पा रहे हैं, उन दो को मिलाकर के हम एक ही देख पा रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे वो विभेदित नहीं हुई। दो चीजें, उनके दो प्रतिबिंब विभेदित हैं। दो चीजें लेकिन उनका एक ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो फिर वो विभेदित नहीं है। ऐसा होता है बच्चों हमारे साथ में। चलो इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उसके बाद में हम रेले का नियम पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल समझना बच्चों, अगर आपने कभी नाइट में ट्रेवल किया, ये चीज हमारे साथ में होती है नाइट में। आप समझना, आप सभी ने ट्रैक्टर देखा होगा। डेली लाइफ में हम ट्रैक्टर देख ही लेते हैं। अगर जो गाँव से रिलेटेड है वो तो ट्रैक्टर को देखते हैं। ट्रैक्टर की कभी आपने हेडलाइट देखी है? बहुत पास में आती है। ठीक है, ट्रैक्टर की हेडलाइट जो है उनके बीच की दूरी जो है वो कम होती है। तो जब आप नाइट में जा रहे हो और दूर से अगर कोई ट्रैक्टर आ रहा होगा ना बच्चों, तो वो दो हेडलाइट नहीं, आपको एक हेडलाइट नजर आती है अगर वो ट्रैक्टर दूर है तो। फिर जैसे जैसे वो पास में आता है ना, तब पता चलता है कि भाई साहब ये एक हेडलाइट नहीं है, दो हेडलाइट है। ठीक है, वो दो हेडलाइट थी, दूर से देखा तो हमें एक ही नजर आई। ठीक है, लेकिन जैसे ही पास गए हमें वो दो नजर आ गई। ठीक है, ये विभेदन क्षमता थी कि बहुत दूर अगर वस्तु स्थित होती है ना, तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं जल्दी से, लेकिन जैसे ही वो वस्तु हमारे पास में आ जाती है हम उसे पहचान जाते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा भी है कि अगर आप बुक को हमारी आंख के 25 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे तो आपको आसानी से पढ़ा जाएगा, लेकिन उसी किताब को अपने से इतनी दूरी पे रखो कि बोर्ड पे तो वो किताब रखी हुई है और आप अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए हो, और ये गैप लगभग 7-8 मीटर का है। ठीक है, ये मान करके चलते हैं। फिर पढ़ो, देखिए वो अक्षरों को पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंख की ऐसी विभेदन क्षमता ही नहीं है कि हम ज्यादा दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से पढ़ पाए अगर वो वस्तुएं पास पास है तो। ठीक है, तो ये विभेदन क्षमता है कि चीजें अलग अलग है तो उन्हें अलग अलग देखो। ठीक है, वो विभेदन क्षमता अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर चीजें अलग अलग हैं लेकिन हम उन्हें एक ही देख पा रहे हैं तो भैया भैया हमारी विभेदन क्षमता बहुत खराब है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, ये समझ में आया है लॉजिक?
चलिए अब काम करते हैं। तो रेले का नियम मैं आपको बता देता हूं, ये आपको वैसे लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि रेले ने विभेदन संबंधी क्या नियम बताया था। रेले का नियम देखो बच्चों, रेले ने बोला था कि अगर दो बिंदु वस्तुएं हैं, ऐसी दो बिंदु वस्तुएं, ठीक है, तो इन दो बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब बिंदुवत बने, ठीक है। और वो कैसा, तो हम बोलते हैं कि जब आप इन्हें प्रकाशिक उपकरण से देखते हैं ना, तो ये बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो एक धब्बे की तरह नजर आता है, ऐसा धब्बा बनता है, ये यूं, इसका भी एक धब्बा बनेगा, ठीक है। और ये एक विवर्तन चित्र होता है। कैसा चित्र होता है? विवर्तन चित्र। अब विवर्तन चित्र को समझना बहुत जरूरी है। हम ऐसा बनाते हैं ना बच्चों, आपको याद हो तो, यूं बनाते नहीं बनाते हैं, ये इंटेंसिटी वक्र है ना, तीव्रता वक्र, ठीक। अब अगर मैं इस तीव्रता वक्र से वास्तविकता में प्रतिबिंब को देखूं, तो ये तीव्रता वक्र मेरे को प्रतिबिंब बताएगा कि वो प्रतिबिंब कैसा है। तो सबसे पहले देखो, ये काली और ये काली फ्रिंज है, ठीक है, और इसके बीच में कौन सी दब गई? एक सेंट्रल ब्राइट केंद्रीय दब गई। तो हमने बोला ये इतनी त्रिज्या का गोला बनेगा, इसे R0 में लिख रहा हूं, ठीक। तो एक R0 त्रिज्या का गोला बनेगा, ठीक है। और उस R0 त्रिज्या के गोले से थोड़ा सा आगे एक काली फ्रिंज बन रही है, ठीक है। ये तो दीप्त फ्रिंज बनी, केंद्रीय दीप्त, और फिर इसके चारों ओर ये काली फ्रिंज बन गई, ऐसी, ठीक है। फिर इसके बाद में दीप्त बनी ना, ये दो यहां पे ले लो तो, ठीक। तो ये दीप्त बनी, ठीक। और इस दीप्त के साथ में इतनी दूरी का अदीप्त बनना चाहिए। तो मैं इसके पास में एक छोटा सा एक और ऐसा गोला और बना देता हूं। वास्तविकता में विवर्तन आपको किसी पर्दे पर ऐसा नजर आएगा बच्चों। विवर्तन में जो प्रतिबिंब बनता है ना, मतलब जो चीज हमें दिखाई देती है पर्दे पर, वो कुछ ऐसा, ऐसी होती है। ये विवर्तन चित्र होता है बच्चों, जिसमें केंद्रीय दीप्त बिल्कुल चमकीला, उसके बाद में एक ब्लैक कलर की रिंग दिखाई देगी, वलय दिखाई देगी, फिर वापस से उच्चिष्ट दिखाई देगा, और फिर वापस से निम्निष्ट दिखाई देगा। वृत्ताकार वलय के रूप में दिखाई देते हैं बच्चों। ये विवर्तन का बेसिक पार्ट है। और इन वलय को एयरी डिस्क बोलते हैं। इन वलय को क्या बोलते हैं? एयरी डिस्क। एयरी वलय, ये जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तब आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इनकी त्रिज्या क्या होती है। तो जब हम समझते हैं तो इस एयरी डिस्क की ये जो त्रिज्या होती है ना, पहली, ये त्रिज्या कौन सी? तो हम बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट से पहली निम्निष्ट के बीच की दूरी। केंद्रीय उच्चिष्ट से पहली निम्निष्ट के बीच की दूरी, यही तो है केंद्रीय उच्चिष्ट, ये पहली निम्निष्ट, ठीक है। इनके बीच की ये जो दूरी है ना, इसे R0 कहा जाता है, ठीक है। और ये एयरी डिस्क की क्या है? त्रिज्या है। R0 क्या है बच्चों? एयरी डिस्क की त्रिज्या है ये। और इस एयरी डिस्क की त्रिज्या को निकाला जा सकता है। ये त्रिज्या का मान कितना आता है? 1.22 लैम्डा f डिवाइडेड बाय d। और ये d में स्मॉल लिख देता हूं। स्मॉल d क्या? वो जो आपने यूज किया है उपकरण, कोई ना कोई लेंस वेंस यूज किया होगा ये प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उस उपकरण के लिए, उस उपकरण का व्यास है बच्चों, ठीक है। ये उपकरण का व्यास है, या फिर उस लेंस का व्यास आप कह सकते हैं कि ये यूज किया जाता है। अगर आपने व्यास को 2a लिखा है तो कुछ किताबों में यहाँ पे 2a लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये एयरी डिस्क की त्रिज्या ये आती है 1.22 लैम्डा f डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ये आती है। ये ध्यान में रखिएगा, ये याद रख सको तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। मैं बता दूंगा वैसे आती कैसे है, लेकिन ये समझिएगा ये एयरी डिस्क है, ठीक। अब ये समझ में आया। तो किसी बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? कुछ इस तरीके का बनता है।
ठीक है। अब ये चीज़ें हमें इतनी आसानी से नग्न आंखों से समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत बढ़िया उपकरण को यूज करते हैं, है ना, देखने के लिए, तो हमें दिखाई देता है कि ऐसी वलय बनती हैं, केंद्रीय दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त, ऐसी वलय दिखाई देती है विवर्तन चित्र के अंदर बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना, ये जो दो बिंदु वस्तुएं मैंने ली थी, इनका प्रतिबिंब कैसा बना, ऐसा, ये केंद्रीय दीप्त, फिर इसके चारों ओर अदीप्त बनेगी। ठीक है, इसके भी चारों ओर अदीप्त बनेगी, फिर वापस से एक दीप्त बनेगी, ऐसा धब्बा बनेगा, है ना। इसे धब्बा बोल सकते हो या विवर्तन चित्र बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके का कुछ बनेगा। तो दो है, इसके लिए दो धब्बे बनने चाहिए, मतलब दो विवर्तन चित्र बनने चाहिए। ये बात समझ में आई। ठीक, अब इसे और मैं सीधा सा बोलूं तो मैं बोलूं, अगर दो हैं, दो वस्तुएं हैं, दो बिंदु वस्तुएं हैं, तो उनके दो उच्चिष्ट भी अलग अलग बताने पड़ेंगे हमें, है ना। ये मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि अगर दो बिंदु वस्तुओं के प्रतिबिंब ऐसे देखे जाएं कि उनके दो उच्चिष्ट अलग अलग प्रदर्शित हों, ये एक बिंदु वस्तु का उच्चिष्ट और ये दूसरी बिंदु वस्तु का उच्चिष्ट, दो अलग अलग उच्चिष्ट अगर हमें दिखाई दे रहे हैं दो बिंदु वस्तुओं के जो पास में रखी हुई है, ठीक, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों विभेदित हैं। उन्हें हम आसानी से समझ गए कि भैया ये दो नहीं, ये क्या, इसे ये एक नहीं, ये क्या है, दो है। क्यों? क्योंकि दो प्रतिबिंब बने, दो उच्चिष्ट बना रहा हूं, इसका मतलब दो प्रतिबिंब बना रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना, दो अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं। बात समझ में आई क्या? वापस से समझो बच्चों कि जब हम किन्हीं दो बिंदु वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखते हैं तो वास्तविकता में वो प्रतिबिंब विवर्तन चित्र के रूप में होते हैं। विवर्तन चित्र है तो फिर उनका केंद्रीय उच्चिष्ट होगा। तो हमें अगर दो अलग अलग केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुए, ठीक, तथा ये कुछ इस प्रकार हैं कि एक का, समझना, एक बिंदु वस्तु का प्रथम निम्निष्ठ तथा दूसरी बिंदु वस्तु का प्रथम निम्निष्ठ एक दूसरे के सन्निकट है तथा इनके केंद्रीय उच्चिष्ट दूर दूर हैं, तो फिर ये दोनों वस्तुएं पूर्णतः विभेदित होंगी, पूर्णतः विभेदित। सभी को पता चलेगा कि भैया दो अलग अलग चीजें हैं जब इनके दो अलग अलग उच्चिष्ट हमें प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इनके बीच की दूरी को कम करें तो क्या होगा? तो हमने बोला अगर दूरी को कम करोगे तो इनसे जो प्रतिबिंब बनेगा उसके अंदर ये उच्चिष्ट भी एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति समझिए। नेक्स्ट, अब ये और पास में आ रहे हैं। किस तरीके से पास में आ रहे हैं? इस बार कुछ ऐसा बच्चों, ये समझना, ये पहली का उच्चिष्ट, ठीक, और दूसरी का उच्चिष्ट ऐसा। ये ऐसा। इसमें क्या है? तो हम बोलेंगे एक बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र, ये विवर्तन चित्र तो है, एक बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र का निम्निष्ठ, पहला निम्निष्ठ, दूसरी बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र के उच्चिष्ट पर, देखो ये पहली का और ये दूसरी का, ठीक है, तो ये पहली वस्तु का विवर्तन चित्र है ना, और इसका पहला निम्निष्ठ, पहला निम्निष्ठ कहां पर है? दूसरी बिंदु वस्तु के उच्चिष्ट पर है, यही है, तथा दूसरी बिंदु वस्तु का पहला निम्निष्ठ पहली बिंदु वस्तु के उच्चिष्ट पर है। इसको हम बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व, मतलब मात्र विभेदित। ये स्थिति कैसी है? मात्र विभेदित, अभी भी विभेदित हो रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि दो अलग अलग वस्तुएं पास में हैं लेकिन विभेदित है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि दो बिंदु वस्तुएं मात्र विभेदित कहलाती हैं, कि बस विभेदित हो गई जैसे तैसे करके, कि मात्र विभेदित कहलाती हैं जब एक बिंदु वस्तु का प्रथम निम्निष्ठ दूसरी बिंदु वस्तु के केंद्रीय उच्चिष्ट पर तथा दूसरी बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र का प्रथम निम्निष्ठ पहली बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र के उच्चिष्ट पर संपाती होता है, मतलब एक के ऊपर एक बनता है।
ठीक है, तो फिर वे दोनों वस्तुएं मात्र विभेदित कहलाती हैं। अभी भी वो क्या हैं, अलग अलग ही दिखाई दे रही है। अब आगे चलो, अगर इनको और पास में लेकर के आ जाए तो क्या होगा, ये और चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, आंसर है अब ये कुछ ऐसा हो गया होगा, ये एक का उच्चिष्ट, ठीक है, और ये दूसरी का उच्चिष्ट, ऐसा। ठीक, आप गौर करेंगे अब ये दो नहीं दिखाई देंगे। अब हमारी आंख जो इसे रिजॉल्व नहीं कर पाएगी और प्रकाशिक उपकरण रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। अब वो प्रकाशिक उपकरण को ये सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, ये एक, सिर्फ एक, ठीक है, ये अंदर वाला भाग नहीं दिखाई देगा भैया, ये ऐसा एक दिखाई देगा। सिर्फ एक ही उच्चिष्ट उससे प्रतीत होगी उस प्रकाशिक उपकरण को, ठीक है। तो थी दो बिंदु वस्तुएं लेकिन उनका उच्चिष्ट सिर्फ एक ही दिखाई दिया, ठीक। तो हम बोलेंगे कि भैया विभेदित हुआ क्या, नहीं भाई विभेदित कहाँ हुआ, दो थी, दो बनने चाहिए थे लेकिन बना कितना, एक बना, एक ही उच्चिष्ट प्रतीत हुआ, ठीक। तो फिर हम बोलेंगे अब ये विभेदित नहीं है, अविभेदित, ठीक है, या अविभेदित, नॉट रिजॉल्व। इंग्लिश में लिखना ज्यादा सही है, नॉट रिजॉल्व, ठीक है। तो किन्हीं दो वस्तुओं के विभेदित होने के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया, ये वाला क्राइटेरिया। यहां पर वो विभेदित हो गए थे, अगर दूरी इससे ज्यादा है तो फिर तो विभेदित होंगे ही होंगे, लेकिन अगर दूरी इससे कम है तो फिर वो विभेदित नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये समझिएगा, ये किसने बताया, ये रेले का क्राइटेरिया है। ये इसने बताया कि अगर किन्हीं दो बिंदु वस्तुएं जो क्या है बिल्कुल पास पास रखी हुई है, उनका विवर्तन चित्र, और विवर्तन चित्र में एक बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र का प्रथम निम्नस्थ दूसरी बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र के उच्चिष्ट पर, केंद्रीय उच्चिष्ट पर, तथा दूसरी बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र का प्रथम निम्नस्थ पहली बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र के उच्चिष्ट पर संपाती होता है, तो वे दोनों बिंदुवत वस्तुएं मात्र विभेदित कहलाती हैं। यदि बिंदु वस्तुओं की दूरी इस दूरी से कम होती है तो उन्हें विभेदित करना संभव नहीं है, लेकिन अगर बिंदु वस्तुओं की दूरी इस दूरी से अधिक होती है तो फिर उन्हें विभेदित करना आसान होता है, या फिर वो विपूर्णतः विभेदित होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। मैं लिखा दूं इस चीज को, और ये डायग्राम बना लीजिएगा मात्र विभेदित का। मैं लिखा देता हूं रेले का नियम, किसके संबंधी, विभेदन क्षमता संबंधी नियम। फिर मैं विभेदन क्षमता की परिभाषा भी आपको अच्छे से लिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये लिखिए, ओके। मैं हालांकि लिखाने वाला नहीं था, लेकिन एक अच्छा पॉइंट है और कई बार पूछ लेता है। हालांकि आरबीएससी के पर्पज से देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और एक अच्छा पॉइंट है तो हमें पढ़ना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है, समझ में आ सकती है, उसे पढ़ना बनता भी है बच्चों। और ऐसा नहीं है कि पॉइंट अलग है, हमें विभेदन क्षमता तो पढ़ना ही था, तो विभेदन क्षमता पढ़ेंगे तो फिर तो ये भी तो पढ़ें। तो ये डायग्राम तो बना लीजिएगा, नीचे वाला है ना। हाँ भाई, रेले का नियम क्या है, रेले के अनुसार दो सन्निकट रखी बिंदु वस्तुएं या बिंदु बिंब आप लिख सकते हो, वस्तुएं मात्र विभेदित कहलाती हैं, विभेदित होती हैं जब एक बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र, एक बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र का प्रथम निम्नस्थ
का प्रथम निम्नलिखित दूसरी बिंदु वस्तु, दूसरी बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र के केंद्रीय उच्चिष्ट पर, केंद्रीय उच्चिष्ट पर संपाती होता है, तथा दूसरी बिंदु वस्तु के, ओके वस्तु तो लिखा ही नहीं, बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र का, दूसरी बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र का प्रथम निम्नलिखित, प्रथम निम्नलिखित पहली बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र पहली बिंदु वस्तु के विवर्तन चित्र के केंद्रीय उच्चिष्ट पर संपाती होता है, चित्र के केंद्रीय उच्चिष्ट पर क्या होता है बच्चों, संपाती होता है। ठीक है, ये क्या है, रेले का नियम है, दो सन्निकट रखे वस्तुओं को मात्र विभेदित करने का नियम है ना। फिर यदि बिंदु वस्तुओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी इससे कम होती है, मतलब जो ऊपर हमने डिस्कस किया, कम होती है, तो उन्हें क्या नहीं किया जा सकता, विभेदित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर उन्हें विभेदित नहीं किया जा सकता है। हो गया ये डन, ये रेले का नियम था। चलो अब हम लिखते हैं विभेदन क्षमता की परिभाषा। रेले का नियम हो गया भाई, वो डायग्राम उतार लीजिएगा। विभेदन क्षमता की परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो पास में स्थित बिंदु वस्तुएं हैं, इन्हें अलग अलग देखने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तथा उनके मध्य की जो न्यूनतम दूरी है जिसे हम विभेद कर पा रहे हैं उसे हम डी मिनिमम अर्थात विभेदन सीमा कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या है, सिंपल सी परिभाषा लिखा रहा हूँ, फिर आगे हम इसे और चेंजेस करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको इतनी याद रखनी है कि किन्हीं दो बिंदुवत वस्तुओं को पृथक पृथक पहचानना ही विभेदन कहलाता है। क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है। तथा किसी प्रकाशिक उपकरण द्वारा, ये सारा काम प्रकाशिक उपकरण के लिए करेंगे, उपकरण द्वारा दो सन्निकट रखी या निकट रखी है ना, दो सन्निकट रखी वस्तुओं को
अलग अलग पहचानने की क्षमता या अलग अलग करने की क्षमता ही उस उपकरण की क्या कहलाती है? विभेदन क्षमता कहलाती है, रिजॉल्विंग पावर, आरपी। ठीक है, इसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। एक रिजोल्यूशन लिमिट भी होती है या रिजॉल्विंग लिमिट भी होती है, विभेदन सीमा भी होती है, और विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये अपन लिख लेंगे, आगे इस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। ये डन हो गया कि दो पास पास बिंदु वस्तुएं रखी हुई हैं और उन दोनों बिंदु वस्तुओं को अलग अलग पहचानने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है बच्चों? रिजॉल्विंग पावर कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस, सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो हमारी आंख की विभेदन क्षमता है कि हमारी आंख की विभेदन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है, आप इसे कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक, मिटा दो इसे, उतार लोगे ना बच्चों ये? ठीक है, इसे उतार ही लीजिएगा, अच्छा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपन। आंख की विभेदन क्षमता डिस्कस करने के बाद में फिर एक पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, एरी डिस्क की त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। और एरी डिस्क की वास्तविकता में वो न्यूनतम दूरी होगी बच्चों जो कि नहीं दो वस्तुओं के बीच में होनी चाहिए, जिन्हें फिर हम आसानी से विभेदित कर सकते हैं ना। वो खैर आगे आपको पता चल जाएगा। हाँ भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिक्स के वीडियो, वेव ऑप्टिक्स के वीडियो आप कम देख रहे हैं, बहुत कम देख रहे हैं, ऐसा मेरे को लगा। या फिर शायद मैं जब से रेगुलर पढ़ाना चालू किया है तो आपने रेगुलर देखना छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा मत करना। ऑलराइट, चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं क्या, आँख की विभेदन क्षमता। वैसे तो विभेदन सीमा अपन डिस्कस करेंगे, आँख के लिए विभेदन सीमा को अपन डिस्कस करेंगे, एंगल को डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये क्या चीज़ है वो तो समझिए। तो आँख की विभेदन क्षमता कैसे? तो हमने बोला दो बिंदु वस्तुएं हैं, बिल्कुल पास पास रखी हुई हैं, ठीक है, और उन्हें हमारी आँख कब तक अलग अलग देख सकती है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। वो प्रैक्टिकल क्या है? तो ये लेट सपोज कीजिए आपके पास में स्केल है, कौन सा स्केल? वो 30 सेंटीमीटर वाला स्केल मान लो, ठीक है, और मैंने उसका 1 सेंटीमीटर बना रखा है यहाँ पर। हालांकि 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा नहीं हो सकता, ये तो 30 सेंटीमीटर से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लेकिन ये समझाने के लिए। तो ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 1 है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर टोटल कितना मैंने माना इसे? 1 सेंटीमीटर माना। डन। चलिए, अब अगर मेरे को इसको 10 भागों में डिवाइड करना है तो हम बोलते हैं बिल्कुल बीच वाले में एक ऐसा डंडा लिखा हुआ होता है, यूं डंडा बिल्कुल बीच में आता है, ठीक। ये 0.5 को बताता है ना, और इसके बीच में फिर ऐसा लाइनें बनी होती हैं। पहली लाइन 0.1 सेंटीमीटर की, दूसरी लाइन 0.2 की, तीसरी 0.3 की। ओके, मेरे को दूर दूर बनानी पड़ेगी। पहली 0.1 की, दूसरी 0.2 की, तीसरी 0.3 की और चौथी 0.4 की, ठीक है। फिर ये 0.5 आ जाएगा, फिर 0.6, 0.7, 0.8,
0.9 और 10 करते ही 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। तो ये जो अपन 0.1 बोलते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर का मतलब होता है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है ना। इसका मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका मतलब 1 mm। क्या हुआ? 1 mm। तो 0.1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करें, ये स्केल ले लिया आपने और आपने 0 और 0.1 वाली स्थिति को देखा, ठीक। आप पास में थे, इतना पास में थे, आपने देखा आपको दो अलग अलग दिखाई दी। फिर आप दूर गए, फिर भी ये दोनों अलग अलग दिखाई दिए। फिर आप दूर गए, फिर भी आपको अलग अलग दिखाई दिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती गई, एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये 0.1 सेंटीमीटर जो है और 0 जो है वो आपको दो नहीं नजर आएंगे। कितने नजर आएंगे? 1 नजर आएंगे। तो समझ जाना कि वो आपकी मैक्सिमम रीच थी जहां तक आपने इन दोनों को अलग अलग देख पाए, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे ही दूर जाओगे वो दो अलग अलग चीजों को आप एक ही देख पाओगे, ठीक है। तो अपन को इतना दूर नहीं जाना है, अपन को वहीं तक ही जाना है जहां तक वो हमें अलग अलग दिखाई दे रही थी। इससे थोड़ा सा और दूर गए वो एक हो जाएगी। तो हमें उतना दूर नहीं जाना, हमें उतने पे ही खड़ा हो जाना है कि भैया यहां पर मैं गया, ठीक है। ये दूरी कितनी है? तो प्रैक्टिकल से हमें पता चला कि जब हम 3.5 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 3.6 मीटर की दूरी पर होते हैं उस स्केल से, तो फिर हमें वो अलग अलग दिखाई देती है। लेकिन 3.6 से जैसे 3.7 की ओर मूव करते हैं ना दूरी को, तो फिर वो हमें 2 की जगह 1 ही दिखाई देती है। तो हमने बोला कि इस स्थिति के अंदर ये दोनों हमें अलग अलग दिखाई दी थी। तो हमारी आंख पे कुछ ना कुछ तो कोण बन ही रहा था, थीटा, ठीक है। ये वो कोण है ना, ये न्यूनतम कोण है जहां तक हम विभेदित कर पा रहे हैं। अगर इस कोण का मान इससे और कम हो गया तो फिर हम विभेदित नहीं कर पाएंगे, ठीक। और ये दूरी कितनी? 3.6 मीटर की दूरी पर हमारी आंख अगर 3.6 मीटर की दूरी पर हो तो हम 0.1 सेंटीमीटर को भी पहचान सकते हैं स्केल के ऊपर कि 0.1 सेंटीमीटर कहाँ है, ठीक है। लेकिन अगर 3.6 मीटर से दूर चले गए तो फिर 0.1 सेंटीमीटर को तरीके से नहीं पहचान पाएंगे। हमें 0 और 0.1 सेंटीमीटर सिर्फ एक ही लाइन दिखेगी, है ना, ये ध्यान रखना। तो फिर ये थीटा का मान कितना? तो हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? चाप बटा त्रिज्या, ठीक है। चाप कितना? 0.1 सेंटीमीटर 10⁻²। त्रिज्या कितनी? 3.6 मीटर, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 10⁻³ बटा 3.6, ये थीटा का मान किसमें? रेडियन में। इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 10⁻³ और 3.6। रेडियन को डिग्री में कैसे? तो आप सभी को पता होना चाहिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 में किसका भाग लगाओगे? पाई का। तो मेरे को अगर रेडियन लिखना है, सॉरी डिग्री में करना है, तो मैं इसे लिखूंगा 180 बटा पाई से गुणा कर दिया। अब ये किस में हो गया? डिग्री में हो गया, ठीक है। और थीटा वैसे भी डिग्री में नापते हैं हम सामान्यतः, है ना। अब ये थोड़ा समझने ना है, यहाँ पर एक सिंपल सी मैथमेटिक्स अगर मैं करूँ, सिंपल सी मैथमेटिक्स अगर करता हूँ तो इसको समझिएगा। ये आएगा 10⁻³ है, नीचे लेकर के जाओ 10⁻+3 हो जाएगा, ठीक। इसका पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ तो ये 36 हो जाएगा, और पॉइंट को हटाने पर ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। तो ये वाला भाग तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसे ऐसा का ऐसा लिखो 180 और इसे पाई, पाई को 3.14 बाद में लिख देंगे अपन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये देखा कि 6 से काट रहा हूँ, 6 × 18 है ना, और 6 × 36, 6 × 5 30। फिर 0 से अगर मैं काटूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 10⁻²। तो ये हो जाएगा 5, 10⁻² मतलब 100 और पाई, और ये किस में? डिग्री में, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 20 लिख दूँ क्या? पाई का मान 3.14। तो जब हम इसे लगभग सॉल्व करते हैं तो ये मान आता है लगभग 1/60 डिग्री। कितना आता है? 1/60 डिग्री, ठीक। इसका मतलब 1/60 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 1 मिनट। 1 आर्क मिनट बोल दो या 1 मिनट बोल दो, ठीक। तो मैं इसे 1 आर्क मिनट लिख देता हूँ।
एक आर्क जितना बनाती है ना उतना कोण। आप 1/60 डिग्री याद रख सकते हो। ठीक, ये क्या है 1/60 डिग्री? इसका मतलब समझिए, लॉजिक समझिए, ये विभेदन सीमा है। ठीक है, ये क्या है? विभेदन सीमा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये बताता है कि यदि किन्हीं दो बिंदु वस्तुओं के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण इतना है, 1 आर्क मिनट या 1 मिनट के बराबर है, तो फिर वो दो बिंदु वस्तुएं दो अलग अलग ही दिखाई देंगी, मतलब वो विभेदित दिखाई देंगी। लेकिन यदि किन्हीं दो बिंदु वस्तुओं के मध्य की दूरी इतनी है कि उनके द्वारा आंख पर बनाया गया कोण 1 आर्क मिनट से कम है, तो फिर उन्हें विभेदित करना मुश्किल है, उन्हें विभेदित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ये इसका मतलब हुआ बच्चों, है ना। चलो मैं इसके लिए थ्योरी लिखाऊं क्या आंख के लिए विभेदन क्षमता? हालांकि अलग से कोई ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, हम सिर्फ समझने के दृष्टिकोण से इसको काम करते हैं, तो ध्यान में रखिए निकालने का तरीका ये है। चलो मैं लिखा देता हूँ थ्योरी और उसके बाद में ये ऐसा उतार लीजिएगा कि यदि दो बिंदु वस्तुओं के मध्य की दूरी 1 mm हो तथा आंख से दूरी 3.6 मीटर हो, तब नेत्र पर अंतरित कोण नेत्र पर अंतरित कोण, ये अंतरित कोण है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? यह स्पष्ट करता है, आप समझना ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यह स्पष्ट करता है कि यदि दो सन्निकट रेखी बिंदु वस्तुओं द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण 1 आर्क मिनट से कम होता है, 1/60 डिग्री से कम होता है, तो उन्हें नेत्र द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? विभेदित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये बताता है। अगर इतना है तो विभेदित कर लेंगे, लेकिन अगर इससे कम है तो विभेदित नहीं कर पाएंगे, ये बताता है। ठीक, ये डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद में ये काम करना है। ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा, जल्दी से उतारें और मैं एक बार के लिए वीडियो को चेक कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऑल राइट, डन। हो गया? ओके, अब इसके आगे एक बार एरिडिस को पढ़ लेते हैं। वो एरिडिस समझ लीजिए कैसे वो R0 का वैल्यू निकला था, वहाँ पे थीटा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो डायरेक्ट ही लिखते हैं, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन तो खैर आप फर्स्ट ईयर में इनमें पढ़ोगे, इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, अब भी उसकी कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कैसे काम हुआ वहाँ पर वो मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, ये चलिए इसको मिटा देता हूँ।
ओके, ये चीज आपको सिर्फ नोट लगा करके ही अपनी कॉपी में लिखनी है ना, और कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट लगा करके लिखना है कि क्या काम हो रहा था एरी डिस्क में। देखो एरी डिस्क की कैलकुलेशन किस तरीके से की गई है, इसे कैसे समझा गया है, तो बताया जाता है और जो हम समझते हैं। देखो लेट सपोज करो ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस पर समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये समांतर प्रकाश की किरणें आई, ठीक। तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस क्या करता है, समांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को फोकस के ऊपर केंद्रित कर देता है, यही तो है। लेट सपोज कीजिए ये फोकस है, तो ये करता क्या, इनको आती और फोकस के ऊपर इन्हें केंद्रित करता, ऐसा ही करता, ये डायरेक्ट लाइन मिलती, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो फोकस के ऊपर क्या मिलता, प्रतिबिंब बनता, ऐसे बनता। लेकिन जब हम इसे स्टडी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक पर्दा लगा रखा है, तो उस पर्दे पर हमें सिर्फ एक बिंदु नहीं दिखाई देता, ये कैसा दिखाई देता है, एक समतल की भांति एक छोटा सा गोला दिखाई देता है, ठीक है। कैसा बच्चों वो समझिए, ये कुछ ऐसा विवर्तन चित्र हमें दिखाई दिया इस पर्दे के ऊपर, ठीक। और ये विवर्तन चित्र वास्तविकता में है कैसा, ये कुछ ऐसा है, समझना इस चीज को, ये कुछ ऐसा, ठीक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको छोटा बिंदु ऐसा दिखाई दिया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, यहां से लेकर यहां तक, और फिर इसके आगे ये दीप्त बनी, ठीक। फिर वापस से इतनी दीप्त है इस लेवल तक की, तो ये अगली दीप्त ऐसी बनेगी, और फिर अदीप्त बनेगी, ठीक है। ये विवर्तन चित्र था, ऐसा हमने समझा, ठीक। तो आपको क्या पता चला, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, ये जो पहली जो डिस्क बनी ना, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या कितनी, तो हमने बोला ये त्रिज्या इतनी है, केंद्रीय उच्चिष्ट से ये यहां तक की दूरी ये इतनी तो है, जैसे आप y लिखते हुए आए हो, ठीक। और अगर मैं इसको एंगल से देखूं यहां से, कोणीय दूरी, ठीक, तो ये समझना भी इस चीज को। अब इनको तो हटा दो, इनसे कोई मतलब नहीं था, ये तो सिर्फ ये बता रहा है समतल तरंगाग्र आया तो ऐसा विवर्तन पैटर्न हमें दिखाई दिया, वो वैसा। या तो इसको पहले बना दो आपको अगर त्रिज्या ही देखनी है, ठीक है, क्योंकि किताबों में त्रिज्या को समझाने के लिए इसको पहले बना देते हैं, तो मैं इसको पहले बना देता हूँ। ये कैसा दिखाई दिया, ये कुछ ऐसा दिखाई दिया, यूं एक गोला, और फिर उसके इस तरफ अदीप्त, और फिर पहले दीप्त, और फिर अदीप्त, ये विवर्तन प्रतिरूप बनता है ऐसा। ऐसा कुछ बनता। तो जब हम इसे समझते विवर्तन प्रतिरूप को, तो हमने कैसा देखते, हम ये इसे कुछ ऐसा देखते, यूं इस तरह बना दो इसको ऐसा, ऐसा। ऐसा भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ये समझना है कि इसकी त्रिज्या कितनी, तो कैलकुलेशन जब की गई तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ, तो हमने बोला ये कोण जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर इसकी त्रिज्या को कैपिटल R0 या स्मॉल r0 लिखा जाता
तो ये कोण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बना कहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलते हैं कि समांतराती प्रकाश की किरणें कहाँ पर केंद्रित होती है, आंसर है फोकस पर। तो ये वास्तविकता में विवर्तन प्रतिरूप बन कहाँ रहा था, फोकस के ऊपर बन रहा था। ठीक है, तो ये कोण जब आपने निकाला तो एक थीटा इज इक्वल टू, कोण का मान बहुत छोटा होगा, ये कैलकुलेशन से भी पता चलता है कि इस कोण का मान बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये बनने वाला बिंदु भी बहुत छोटा होता है। तो बनने वाला बिंदु छोटा है तो उसकी त्रिज्या कम होगी, त्रिज्या कम होगी तो कोण का मान भी बहुत कम होगा। ठीक, तो कोण बराबर क्या होता है छोटे कोणों के लिए, चाप बटा त्रिज्या होती नहीं होती है, तो ये लिखा जाता है आर नॉट डिवाइडेड बाय एफ। ये तो क्लियर है, चाप बटा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी, ये एफ दूरी पर ही तो बनेगा, समांतर आती हुई फोकस पे ही तो बनाएंगे। एक तो ये, दूसरा थीटा कहां से, तो विवर्तन प्रतिरूप में आपने साइन थीटा निकाला था, याद आ रहा है नहीं आ रहा, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप अगर इसको स्मॉल डी लिख रहे हैं, समझना इस चीज को, तो बुक्स में बता रहा हूं, बुक्स में इसको स्मॉल डी लिखा हुआ होता है या फिर इसे 2a लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो आप मानना चाहें, बस ध्यान में रखिएगा कि व्यास है, व्यास कितना, या तो स्मॉल डी है या 2 है या फिर a है, वो डिपेंड करता है कि आपने किससे प्रदर्शित करवाया है उस व्यास को। ठीक है, मैं स्मॉल डी लेकर के चल रहा हूं, मैं स्मॉल डी लेकर के चल रहा हूं, व्यास को स्मॉल डी लिख रहा हूं। ठीक, तो साइन थीटा बराबर आपने क्या लिखा था, आपको याद है क्या? मैं बताऊं, या आपको याद है कि पहले निम्नलिखित के लिए आपने क्या लिखा था, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय ए, याद आ रहा है, nth निम्नलिखित के लिए, और पहले निम्नलिखित के लिए n का मान कितना, 1 लिखेंगे, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय a, जहां a क्या था, उस द्वारक का व्यास था नहीं था। ठीक है, यहां पे हम द्वारक का व्यास कितना ले रहे हैं, d ले रहे हैं, ध्यान में रखना। तो यहां पे द्वारक का व्यास d है, तो फिर साइन थीटा का मान कितना होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय d। वहां पर लैम्डा बाय a था क्योंकि वहां व्यास जो था वो a था, द्वारक का आकार a था, यहां द्वारक का आकार d है, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय d। डन हुआ, वहां पर भी थीटा का मान कम था, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा जाता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय d ओनली। बात समझ में आई क्या? डन। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये थीटा का मान बिल्कुल सत्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब आपका द्वारक जो है वो रेखीय हो, है ना, कैसा हो, रेखीय हो। लेकिन क्या ये द्वारक रेखीय है? आंसर नहीं भैया, ये गोलीय द्वारक है, एक लेंस रखा हुआ है। ठीक है, लेंस रखा हुआ है तो फिर द्वारक जो होगा वो रेखीय न होकर के कैसा हो गया, गोलीय हो गया। उस स्थिति में जब आप ये थीटा निकालते हैं तो ये प्रयोगों से या विश्लेषण विधि से कितना आता है, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। कब? जब द्वारक गोलीय होता है तो फिर ये एक और फैक्टर 1.22 से मल्टीप्लाई होता है। अगर द्वारक रेखीय है, सीधा द्वारक है, ठीक, तो फिर लैम्डा डिवाइडेड बाय डी बिल्कुल सत्य है। ये बात ध्यान में रखना, ये रेखीय के लिए था, ये गोलीय के लिए है, दिमाग में रहेगा। ठीक, तो एक थीटा का मान तो कहां से आया, इस डायग्राम से आया, तथा दूसरा थीटा का मान कहां से आया, तो हमने बोला विवर्तन प्रतिरूप को जब हमने डिस्कस किया था तो विश्लेषण विधि से हमारे पास में इतना आया, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, जब स्मॉल डी क्या है, व्यास है, इन दोनों को बराबर कर दो भैया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आर नॉट डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.22 लैम्डा, एफ को मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये ध्यान में रखना, ये क्या है, एरी डिस्क की त्रिज्या। ये एरी डिस्क की त्रिज्या है। ठीक है, जहां एफ क्या है, गोलीय लेंस की फोकस दूरी या गोलीय द्वारक की फोकस दूरी, डी क्या है, द्वारक का व्यास। कुछ किताबों में जहां व्यास 2a लिखा हुआ है तो यहां पे d की जगह 2a लिखा हुआ होगा, 2a। ठीक है, चलिए, लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये ध्यान में रखना। और हम बोलते हैं कि ये न्यूनतम दूरी है एरी डिस्क की, ये न्यूनतम दूरी है जो कि किन्हीं दो बिंदु वस्तुओं के दो विभेदित प्रतिबिंब बना सकती है।
ठीक है, ये वो न्यूनतम दूरी है बच्चों, इसे हम डी मिनिमम भी मान सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर इससे कम दूरी होगी तो भैया दिक्कत है, फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये थीटा एक ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस थीटा का उपयोग सर्वाधिक होता है। विभेदन सीमा में हम इस थीटा का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। ये न्यूनतम थीटा मिनिमम भी कहलाता है, इसे थीटा मिनिमम भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहली निम्नष्ट के बनने के लिए, पहली निम्नष्ट इससे तो कम निम्नष्ट हो ही नहीं सकती ना भैया, हो सकती है क्या पहले निम्नष्ट से भी कम? नहीं हो सकती। तो हम बोलते हैं कि थीटा मिनिमम का पहला जो मान था वो इतना था, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी था। इसका मान इससे ज़्यादा हो सकता था, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, है ना। एरी डिस्क के लिए थीटा का मान इससे कम संभव नहीं है, इससे ज़्यादा संभव था। आगे वाली के लिए देखते हैं तो इससे त्रिज्या ज़्यादा हो सकती थी, ठीक है, तो कोण भी ज़्यादा हो सकता था, ठीक, लेकिन इससे कम संभव नहीं है। तो ये थीटा का मान ध्यान में रखें और ये आर का मान ध्यान में रखें। आर में सिर्फ और सिर्फ एक एफ से मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये समझ में आया। वो आर नॉट जो आप यूज़ करेंगे या थीटा मिनिमम जो यूज़ करेंगे वो ऐसा दिया जाता है, इस तरीके से काम चलता है ये। अब हम बात कर सकते हैं किसके बारे में? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के बारे में अब हम बात कर सकते हैं। करें बात? ओके, तो ये मिटा देता हूं, है ना। चलिए कॉमन सेंस को यूज कीजिएगा भाई। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये क्या चीज़ है? तो पहला ये निश्चित करें कि दूरदर्शी के अंदर वस्तुएं होती कहाँ हैं? आंसर है बहुत दूर होती हैं। ठीक है, हमारी आँख से या दूरदर्शी में जो अभिदर्शक लेंस लगा होता है, बहुत बड़ा लेंस होता है ना अभिदर्शक लेंस, उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो उस लेंस से बहुत दूर होती है और फिर दूरदर्शी क्या करता है? उन दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब आँख के निकट बनाता है। यही तो केस है दूरदर्शी में, यही तो सिनेरियो चलता है। ठीक, तो अब ये थोड़ा समझना, इस चीज़ को समझना, कौन सी दूरदर्शी आप अच्छी मानेंगे, ये थोड़ा सा लॉजिक समझिए। ठीक, तो हम बोलते हैं, समझना, ये दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस और दो वस्तुएं जो बहुत दूर हैं एक दूसरे से भी, ठीक है, और दूरदर्शी तो वो दूर होंगी होंगी। एक तो ये दूरदर्शी जो है इन दूर स्थित वस्तुओं को देख रहा है, ठीक, और देख पाने पर उसे ये दोनों वस्तुएं सिर्फ एक ही वस्तु नजर आ रही है, सिर्फ एक वस्तु। ठीक, और एक दूरदर्शी ऐसी है जो कि दूर स्थित वस्तुएं हैं बहुत, लेकिन वो इन दूर स्थित वस्तुओं के दो अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, वापस से समझना कौन सी दूरदर्शी ज्यादा अच्छी होगी, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम बोलते हैं कि जिन दो वस्तुओं के मध्य की दूरी ज्यादा है ना, पहले से विभेदित है, लेकिन दूरदर्शी से देखने पर वो एक ही दिखाई दे रही है, ये दूरदर्शी ज्यादा अच्छी है। या फिर ये वाली जो कि दूर स्थित वस्तुएं हैं लेकिन वो एक दूसरे के पास हैं, ठीक है, और फिर भी उन्हें आसानी से अलग अलग दिखा पा रहा है, तो कौन सी दूरदर्शी अच्छी होगी? आंसर है ये वाली, कि थीटा का मान कम हुआ तो भी वो अलग अलग बना रहा है। ठीक है, थीटा का मान ज्यादा होने पर तो वैसे हर कोई बना देगा, इसके अंदर तो सामान्यतः हर एक दूरदर्शी दो ही बनाएगी, बहुत खराब दूरदर्शी होगी तभी जाके वो एक बना पाएगी, अदरवाइज तो दो ही बनाएगी। तो दो दूर स्थित वस्तुओं के दो दूर प्रतिबिंब बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूरदर्शी तो वो बढ़िया ना कि चीजें बिल्कुल पास थी,
वास्तविकता में चीजें बिल्कुल पास हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब वो दो अलग अलग बना रही है। दो चीजें और दो अलग अलग प्रतिबिंब बना पाने में सक्षम है। ठीक, तो दूरदर्शी ये अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये दो दूर स्थित वस्तुओं के दो अलग अलग प्रतिबिंब को बना पा रही थी। ठीक है, तो ये वाली ज्यादा अच्छी होगी। अब ये समझना, चूंकि वस्तुएं दूर हैं तो ये जो बनने वाला कोण है वो थीटा का मान ज्यादा होगा या कम होगा? तो आंसर है ये कम होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखें कि थीटा का मान जितना कम होगा, है ना, वो दूरदर्शी की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक सी बात है ना बच्चों, इस चीज को समझो कि मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं दो पास पास स्थित वस्तुओं को भी दूर से देख रहा हूं और मेरे को दो अलग अलग दिखाई दे रही हैं, और अगर दो पास पास स्थित वस्तुएं दूर से देख रहा हूं और मेरे को एक ही दिखाई दे रही है, तो फिर तो गलत है। दो पास पास स्थित वस्तुएं दूर से देख रहा हूं और दो अलग अलग दिखाई दे रही, वो बहुत बढ़िया है। तो पास पास स्थित है, इसका मतलब है थीटा का मान कम है। फिर थीटा का मान कम है और मैं उन्हें अलग अलग देख पा रहा हूं, इसलिए मेरे लिए बढ़िया है। तो अलग अलग देखने के लिए अगर मैं दो पास पास स्थित वस्तुओं को भी अलग अलग देख पाया तो इसका मतलब है मैं बहुत बढ़िया हूं। ठीक है, इसका मतलब ये दूरदर्शी, अब मेरी जगह दूरदर्शी को रख लो, वो दूरदर्शी बहुत अच्छी होगी जो कि पास पास रखी वस्तुओं को भी अलग अलग देख पाई। यही तो हुआ। ठीक, तो उसके लिए थीटा का मान क्या हुआ? कम हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि रिजॉल्विंग पावर के लिए, किसके लिए? रिजॉल्विंग पावर के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, इस कोण का मान जितना कम होगा उस दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, वो पास पास स्थित वस्तुओं को भी आसानी से देख पाएगी। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, अब काम करते हैं। और बच्चों मेरी मानो तो क्या करो, दूरदर्शी के लिए जो आपको डायग्राम बनाना है, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वही बनाओ, वही बहुत अच्छा है, आपकी बुक वाला नहीं। ये जो डायग्राम बना रहा हूँ यही बनाइएगा। इसमें अभिदर्शक है, ठीक है, अभिदर्शक का व्यास आप दर्शाएं स्मॉल डी, या जो भी 2a जैसा भी आप लिखना चाहें। फिर इस अभिदर्शक के कारण जो विवर्तन पैटर्न मिला वो दर्शाएं, है ना। मैं आपको इसी का ही सुझाव दूंगा कि ये बनाएं, और फिर इसके बाद में आप क्या करें, डायग्राम में यहाँ पर बना लीजिए। ओके, मैं आगे नहीं बना पाऊंगा, वो मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू कर लोगे, है ना? कर लोगे, नहीं कर लोगे? अब मेरे को तो ऐसी बनानी पड़ेगी क्योंकि आगे दिक्कत है। ये आर नॉट, ठीक है, ऐसा आप डायग्राम बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसकी परिभाषा लिखते हैं, दूरदर्शी के लिए विभेदन क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले अपन विभेदन सीमा की बात करेंगे। विभेदन सीमा वास्तविकता में दूरी होती है कि नहीं, दो स्थित वस्तुओं के बीच की दूरी, तो हम बोलते हैं किन्हीं दो दूरस्थ स्थित बिंदु वस्तुओं के द्वारा किस पर, दूरदर्शी के अभिदर्शक पर अंतरित वह न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण जिसके कारण बिंदु वस्तुओं का
दूरदर्शी द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब मात्र विभेदित होता है। क्या कहलाता है? विभेदित होता है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है, सॉरी विभेदन सीमा। विभेदन सीमा क्या है? वस्तुओं के बीच की दूरी है ना। दो दूर स्थित बिंदु वस्तुओं द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक पर अंतरित कोण या फिर उनके मध्य की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर तो खैर कोण ही देखा जाएगा क्योंकि प्रकाश बहुत दूरी से आ रहा है। तो दूरस्थ स्थित दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। थीटा जिसे हम कह रहे हैं। तथा दूरदर्शी की विभेदन सीमा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बच्चों? विभेदन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि विभेदन क्षमता जो है वो वास्तविकता में 1/, विभेदन सीमा है और दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी है? रिजॉल्विंग लिमिट वो कितनी है? आंसर है वो है थीटा मिनिमम। ठीक, और ये कितनी है? अब ये ध्यान में रखो, थीटा का मान कितना था? 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। यही तो था, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये थीटा का मान है। तो फिर विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? 1/थीटा मिनिमम। ठीक, तो इसका मतलब d डिवाइडेड बाय क्या? 1.22 लैम्डा। ये चीज़ ध्यान में रखें, ये विभेदन क्षमता है। ये क्या है? विभेदन क्षमता। और अब थोड़ा सा गौर करो इस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल सही है ना? कैसे? तो हम बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, अब ये मैंने समझा चुका हूँ कि दूरदर्शी के अंदर वो अभिदर्शक का व्यास जो है ना वो ज़्यादा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि प्रतिबिंब सुस्पष्ट बने। मैंने आपको उस समय बताया था। ठीक है, ज़्यादा प्रकाश की किरणें अंदर आएंगी, ज़्यादा प्रकाश की किरणें अंदर आएंगी तो बनने वाला प्रतिबिंब सुस्पष्ट होगा। ठीक है, सुस्पष्ट का मतलब विभेदन क्षमता अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर ये देख लो व्यास ऊपर आ रहा है, तो विभेदन क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब व्यास ज़्यादा था तभी विभेदन क्षमता ज़्यादा है। तरंग दैर्घ्य कम है तो विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो विभेदन क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि दूरदर्शी के लिए अभिदर्शक का व्यास ज़्यादा लिया जाता है। क्यों? विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या भाई? कि दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास इसीलिए अधिक होता है ताकि विभेदन क्षमता अधिक हो। विभेदन क्षमता क्या हो बच्चों? अधिक हो। ठीक है, विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए ही हम क्या करते हैं? व्यास को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो इसको उतारो, उसके बाद में आगे काम करते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो ये शायद थोड़ा बड़ा चला गया है, लेकिन अभी इसे उतारे। सिंपल है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये चीज़, है ना? हाँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा चला गया है, मैं मानता हूँ। आपको क्या याद रखना है वो समझिए। हम जब बात करते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की, तो ये क्या है? दो दूर स्थित बिंबों के बीच की दूरी है।
है ना, वस्तुओं के बीच की क्या है ये दूरी आप कह सकते हैं, जो कि अभिदर्शक पर क्या बनाती हैं, एक न्यूनतम कोण बनाती हैं। और वो जो न्यूनतम कोण है, उस न्यूनतम कोण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो क्या होना चाहिए, मात्र विभेदित होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि दो दूर स्थित, समझना मैंने लिख रखा है, दो दूर स्थित बिंदु वस्तुओं के द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक पर अंतरित वह कोण, वह न्यूनतम कोण जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब मात्र क्या होता है, विभेदित होता है। अब हम आगे किसके बारे में बात करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा, वस्तु पास में होती है, दूर होती है, पास में होती है, ध्यान में रखना। ये थोड़ा ध्यान में रखें, सूक्ष्मदर्शी में वस्तु पास में होती हैं, बिंदु वस्तुएं पास में होंगी, यहां पे दूर थी, है ना। हो गया ये डन। तो ध्यान में रखें क्या करना चाहिए, अगर ये पूछा जाए कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो तरंग दैर्घ्य कम होनी चाहिए, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होनी चाहिए, अभिदर्शक का व्यास अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ये वीडियो न चाहते हुए भी पढ़ा जाएगा, बच्चों कुछ कर नहीं सकते, मैंने कहाँ रख दिया। आगे है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। हाँ भाई, सूक्ष्मदर्शी है ना, माइक्रोस्कोप। इसके लिए क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी में वस्तु पास में रखी हुई होती है, ठीक है, और वो वस्तु वैसे भी छोटी होती है, ये भी ध्यान में रखें। ठीक, इसके लिए डायग्राम मैं बोलूँगा आप ये वाला बनाएं। ओके, पहले परिभाषा लिखें, उसके बाद में देखते हैं। चलिए परिभाषा क्या होगी, तो हम लिखते हैं कि किन्हीं दो निकट स्थित बिंबों या वस्तुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी जिसके लिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब मात्र विभेदित प्राप्त होता है। विभेदित प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, विभेदन सीमा कहलाता है, क्योंकि दूरी बोल रहे हैं ना, ठीक है, या आंतरिक कोण हो या दूरी हो, वह क्या है, विभेदन सीमा होता है, विभेदन सीमा कहलाती है, विभेदन सीमा कहलाती है। तथा विभेदन सीमा का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाती है।
ठीक है, तो ये हमें पता है कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो किसके बराबर होता है, 1/, रिजॉल्विंग लिमिट के बराबर होता है, या फिर 1/, डी मिनिमम में लिख देता हूँ, दोनों वस्तुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर व्यास होगा, द्वारक होगा, अभिदर्शक लेंस होगा, वो छोटा होता है, ठीक। और ये दो वस्तुएं ऐसी हैं, यहाँ पर बिंदु वस्तुएं ऐसी रखी हुई हैं, ठीक। तो इन बिंदु वस्तुओं के द्वारा ये जो कोण अंतरित हो रहा है ये थीटा मिनिमम, ठीक। ये और इन दो बिंदु वस्तुओं के मध्य की दूरी कितनी है, एक S1 लिख दो और यहाँ पर S2 लिख दो, इनके मध्य की दूरी कितनी है, ये डी मिनिमम है। आपको याद हो बच्चों, याद रखना, ये अगर अभिदर्शक है तो इस अभिदर्शक के लिए हमें इतना तो पता रहता है ना कि जो वस्तु रखी हुई होनी चाहिए वो फोकस से दूर होनी चाहिए, लेकिन फोकस के पास में भी होनी चाहिए, फोकस से थोड़ी सी दूर लेकिन फोकस के बिल्कुल पास में। जैसे ये लेंस और ये इसका फोकस, ठीक है, तो वस्तु का रखी जानी चाहिए फोकस के बिल्कुल पास में रखी जानी चाहिए बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम काम करते हैं। ये U0 का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, ताकि आवर्धन का मान अधिक हो। विभेदन क्षमता और आवर्धन दो अलग अलग चीजें, लेकिन आवर्धन को बढ़ाने के लिए क्या होता है, V0/U0 लिखते हैं क्या, 1+D/FE। अरे करते हैं नहीं करते हैं, ये फॉर्मूला था। अगर U0 का मान कम होगा तो फिर रेखीय आवर्धन ज्यादा होगा, ऐसा ही तो है। तो U0 का मान कब होगा, जब वस्तु बिल्कुल फोकस के बिल्कुल पास होगी। तो मतलब U0 का मान लगभग बराबर किसके होना चाहिए, F0 के होना चाहिए, ठीक। तो हम बोलते हैं कि ये अगर S1 S2 जो है वो लगभग, जो कि U0 है वो किसके बराबर है, F0 के लगभग बराबर। ये लगभग बराबर का निशान यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक। और उसके द्वारा फिर प्रतिबिंब बनेगा आगे की ओर, यहाँ पर V दूरी के ऊपर, V0 दूरी के ऊपर क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये थीटा मिनिमम है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो कैसे काम करेंगे भैया, तो यहां से जब मैं थीटा मिनिमम को देखता हूं तो मेरे पास में थीटा मिनिमम क्या आता है, चाप बटा त्रिज्या। चाप कितना, डी मिनिमम, त्रिज्या कितनी, U0, त्रिज्या कितनी, U0। और ये U0 वास्तविकता में किसके बराबर है, यहाँ पर F0 के बराबर है, ठीक है। तो हमने लिखा नेक्स्ट स्टेप में थीटा मिनिमम इज इक्वल्स टू डी मिनिमम डिवाइडेड बाय F0। तो डी मिनिमम का मान, अरे हमें ये तो चाहिए ना, न्यूनतम दूरी चाहिए इस बार, बिंबों के मध्य की दूरी, ये ज़्यादा ठीक रहेगा इस बार, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या, F0 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विथ थीटा मिनिमम, यही होगा, या F मल्टीप्लाइड विथ थीटा मिनिमम। F ही लिख लो, हम एक ही तो F की यूज़ कर रहे हैं तो F ही लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए थीटा मिनिमम का मान फिक्स है कितना, 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या, D। D क्या है, इसका व्यास, अभिदर्शक का व्यास, और किससे गुणा हो रहा है, F से। ये D मिनिमम ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये क्या है, विभेदन सीमा, रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट मतलब डी मिनिमम, मैंने यही तो बताया था, ठीक। तो विभेदन क्षमता क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, 1/D मिनिमम। उल्टा करो इसका, तो D डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा F, ठीक। अब थोड़ा सा गौर करने लायक चीज़ है। क्या गौर करने लायक चीज़ है बच्चों, कि ये जो हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हम इसके व्यास के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। किसके, अभिदर्शक के व्यास के साथ में, क्योंकि वो कम होता है, ठीक है। तो उसके कारण फोकस दूरी भी कम होती है। तो छेड़छाड़ कहाँ पर हो, तरंग दैर्घ्य के साथ में।
सामान्यतः किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस तरंगदैर्घ्य का मान कम लिया जाता है। तरंगदैर्घ्य का मान कम होने से विभेदन क्षमता के मान में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य और विभेदन क्षमता जो है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम में चलती है। इस चीज़ को थोड़ा सा हमें क्या रखना है, दिमाग में रखना है। ये दिमाग में रह जाएगा, हो गया डन, ठीक। अब कुछ किताबों के अंदर इस चीज़ को आगे और भी दिया जाता है। चलिए अभी इतना ही डन हो जाएगा, इतना ही कर लेते हैं आगे। वैसे इसको और भी समझाया जाता है, टैन बीटा के द्वारा भी समझाया जाता है, जो कि अभी अपन टैन बीटा करेंगे नहीं अभी अपने कोर्स में, है नहीं, बाद में इसे देखते हैं। टैन बीटा से भी हो सकता है 2 टैन बीटा भी लिखा जा सकता था इसकी जगह, लेकिन वो अभी अपन काम नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी विभेदन क्षमता भी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ये बात और ध्यान में रखिएगा, अगर माध्यम होता है ना, अगर माध्यम होता है तो फिर हम क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा ये केस समझिएगा। चलो इसको मैं समझा देता हूँ कि यदि ये केस ध्यान में रखिएगा, यदि वस्तु तथा अभिदर्शक लेंस के मध्य, यदि वस्तु तथा अभिदर्शक लेंस के मध्य म्यू अपवर्तनांक का या एन अपवर्तनांक का माध्यम भर दिया जाए तो विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वापस से समझिए, यदि वस्तु तथा अभिदर्शक, ये वस्तु हो गई दोनों और ये अभिदर्शक लेंस हो गया, इनके बीच में क्या भर दिया जाए, म्यू अपवर्तनांक का माध्यम भर दिया जाए तो विभेदन क्षमता, किसकी विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की, है ना, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये थोड़ा समझिए बच्चों, रिजॉल्विंग पावर देखना अब इस चीज को, मैं बोलता हूं माध्यम में रिजॉल्विंग पावर, और वो भी किसमें, माध्यम में, मीडियम में। क्या होगा, देखो डी व्यास हमने चेंज किया नहीं था, 1.22 लैम्डा, ये 22 ऐसा कैसा, लैम्डा चेंज हो जाएगा भाई। लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और माध्यम में तरंगदैर्घ्य अलग होती है। क्या भाई, तो हमने बोला लैम्डा डिवाइडेड बाय अपवर्तनांक, लैम्डा मीडियम लिख देता हूं मैं पहले तो, लैम्डा मीडियम, और फोकस दूरी पे थोड़ी प्रभाव पड़ता भैया, पड़ सकता था, बिल्कुल सही बात है, पड़ सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इतना नहीं पड़ेगा। चलिए, और वैसे भी d डिवाइडेड बाई एफ जो है बच्चों वो 2 tan बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपन आगे देखेंगे। तो ये हुआ। अब ये माध्यम वाला क्या केस है, तो हमने बोला d डिवाइडेड बाय, आप समझिए 1.22 लैम्डा एम, लैम्डा एम की जगह क्या लिख सकता हूँ, हवा में तरंगदैर्घ्य डिवाइडेड बाय म्यू, और ये एफ ऐसा का ऐसा, म्यू कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो रिजॉल्विंग पावर मीडियम में क्या हो जाएगी, म्यू ऊपर चला गया, म्यू से ये ऊपर गुणा हो चुका है, फिर d डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा एफ, ऐसा का ऐसा, ठीक है। मीडियम की जगह मैंने लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू किया था, म्यू ऊपर चला गया, तो कुल मिलाकर के ये d डिवाइडेड बाय, ये देख रहे हो ये किस में था, एयर में था क्या, तो हम लिख सकते हैं जो भी आपके पास में रिजॉल्विंग पावर आई किसमें, एयर में, उसको किससे गुणा कर दीजिए, म्यू से गुणा कर दीजिए, वो क्या होगी, माध्यम में रिजॉल्विंग पावर होगी, मीडियम में रिजॉल्विंग पावर होगी। देखो म्यू से गुणा हो रही है रिजॉल्विंग पावर, बढ़ी या घटी, बढ़ गई, ध्यान में रखना। तो जैसे ही आप म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में डाल देते हैं ना उस चीज को, तो फिर रिजॉल्विंग पावर सूक्ष्मदर्शी की बढ़ जाती है, विभेदन क्षमता बढ़ जाती है, म्यू गुना हो जाती है। ध्यान में रखना कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे, अभिदर्शक तथा वस्तु के मध्य म्यू अपवर्तनांक का माध्यम पर करके भी इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। चैनल को आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।